हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टाइट्रेशंस का नेक्स्ट केस आज हम डिस्कस करेंगे, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। राइट, अब तक हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस, इनका टाइट्रेशन का केस देख लिया था। और उसमें मैंने बताया था कि जो फोर्थ केस है दैट इज वीक एसिड वीक बेस, उसके टाइट्रेशन कर्व में कहीं भी आपको स्टीप लाइन नजर नहीं आएगी, मींस वर्टिकल लाइन नजर नहीं आएगी। इसलिए कोई भी इंडिकेटर मींस शार्प चेंज यू विल नॉट नोटिस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना। तो ऐसे टाइट्रेशंस में कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं होता है और एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली फेल है वहाँ, है ना। अब इंडिकेटर यूज नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आया है या नहीं आया है। उसको फिर हम आगे अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है। अब आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। मतलब एक ही टाइट्रेशन में दो इंडिकेटर्स ऐड करने होते हैं। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, Na2CO3 वर्सेस HCl। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और HCl का अगर हम टाइट्रेशन कराएं तो आप देखेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा। मान लो हमने वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है, HCl को ब्यूरेट में फिल कर देते हैं, टाइट्रेंट बना देते हैं, और Na2CO3 को हम टाइट्रेट बना देते हैं। मान लीजिए टाइट्रेंट है, ये टाइट्रेंट है जिसका हमने 0.1 मोलर लिया हुआ है और वॉल्यूम वेरिएबल है ना, ब्यूरेट से ऐड करेंगे। ये टाइट्रेट है, टाइट्रेट है। इसका सपोज आपने नीचे 50 ml, दिस इज ऑल अप टू यू, जितना भी लेना है 50 ml या 25 ml, ठीक है, चलो 50 ml लेते हैं। 50 ml 0.1 मोलर आपने Na2CO3 लिया हुआ है। ठीक है। अब ड्रॉप करके आप HCl ऐड करेंगे, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका Na2CO3 की जब HCl की फर्स्ट ड्रॉप आएगी तो सबसे पहले Na2CO3 रिएक्ट करेगा, और Na2CO3 इसका एन फैक्टर 2 है, आपको मालूम है एन फैक्टर इसका 2 है। आई मीन पहले ये HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या बना, NaCl। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो पहले तो आपका हमें ये देखना होगा। अब जैसे मैं आपको कार्बोनिक एसिड का K1 K2 भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए K1 ये आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए K1 एंड K2 ऑफ, वैसे यहाँ पे हाँ जरूरत तो पड़ेगी हमें, K1 एंड K2 ऑफ कार्बोनिक एसिड is 5 into 10 power minus 7 and 5 into 10 power minus 12, 5 into 10 power minus 7 and 5 into 10 power minus 12। K1 कितना है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3, इसका K1 है 5 into 10 power minus 7 and K2 है 5 into 10 power minus 12। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। अब इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं सिंपल, जैसे केस 1 में हमने इसका तो 50,0.1 लिया हुआ है। ठीक है। अब सपोज आपने ऐसे टाइट्रेशन अब आप सीख चुके हो भाई, क्या वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। सपोज दैट हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया 0.1 मोलर है, 25 ml ऐड कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि क्या हुआ है। तो 50 into 0.15 मिलीमोल, ये 2.5 मिलीमोल, T इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। P इक्वल टू T पे ये लिमिटिंग एजेंट है, फिनिश हो जाएगा। ये 5.5 माइनस 2.5 यानी 2.5 मिलीमोल बचेगा और ये 2.5 मिलीमोल बन गया। ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा केस है। देखिए ये है आपका बफर बन गया, NaCO3 और Na2CO3 का सॉल्यूशन क्या होगा, बफर होगा। तो यहाँ पे अब बफर का pH का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना। तो pH इक्वल टू वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट pKa, और अभी आपका देखो कौन सा K ऑपरेशन में है, वो भी आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा K यहाँ पे एक्शन में है। तो pK2 एक्शन में है, क्यों भाई, देखो कौन से उससे रिएक्शन हो रही है, तो pK2 ऑपरेशन में है। और उसके बाद सॉल्ट बाय एसिड, तो देखो इसको हम चेक करेंगे, ये कैसे पता चला, Na2CO3 है ना। आप पहले H2CO3 को समझिए, H2CO3
डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और HCO3 माइनस बनाता है, ये K1 हो गया, ठीक है। फिर HCO3 माइनस जब डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस बनाएगा, ये K2 हो गया, गॉट इट, K2 हो गया। तो यहाँ पे अब आपको देखो कौन सी रिएक्शन चल रही है, तो आप कहोगे सर कि ये K2 अंडर ऑपरेशन है, ठीक है ना, K2 अंडर ऑपरेशन है। तो K2 की वैल्यू या pK2 की वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आ जाएगा। तो यहां पे ये तो लेकिन अभी आपका pK2 हो गया प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन सॉल्ट यानी सोडियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो pH देख लो कितना आता है, पहले pK2 12 माइनस log 5 0.7 होता है, तो अराउंड 11.3 के आसपास ये होगा, ठीक है। समझ में आया pK2 कैसे निकाला, 11.3 प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का कंसंट्रेशन 2, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, 2.5 बाय 2.5 log 10 11.3 pH आया। जब आपने इसको ऐड किया, HCl का 25 ml ऐड किया तो pH इतना आता है। इनिशियल अगर चेक करना है तो ये सोडियम कार्बोनेट किस टाइप का सॉल्ट है, बताइए किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगा के आप उसका pH फाइंड कर सकते हैं, इस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल pH निकाल सकते हो, राइट। अब हम फर्स्ट एंड पॉइंट लेते हैं या फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट लेते हैं। मान लो कि वॉल्यूम ऑफ HCl हमने कितना मिला दिया, 50 ml मिला दिया, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो Na2CO3, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया बफर बन रहा है, 50 ml से पहले जितना भी मिलाओगे 0 के बाद और 50 ml तक बफर ही बनता रहेगा, क्योंकि ये दोनों स्पीसीज बनेंगे, ठीक है। तो Na2CO3 है ना, और किसने रिएक्शन किया, HCl, क्या बना रहा है, NaHCO3 प्लस NaCl। अब इसका 50 इंटू 0.15 स्टार्ट से लेके चल रहे हैं हम, ये तो मैंने जस्ट एक केस एक्सप्लेन किया। मान लो सीधे वो दे दे 50 और ये भी 50 इंटू 0.15 निल, ये फिनिश हो गया, ये 5 बना। अब बताओ इसका pH कैसे निकलेगा। क्या आप सबको पता है कि NaHCO3 एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है, एम्फोटेरिक सॉल्ट है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो एम्फोटेरिक सॉल्ट का pH कैसे निकालते हैं बेटा, तो आपको सर pK1 प्लस pK2 बाय 2 इससे निकालते हैं, ठीक है। अब pK1 कितना है, 7 माइनस log 5, 7 माइनस log 5 हो जाएगा 6.3, log 5 0.699 0.7 ले रहे हैं हम लोग। 12 माइनस log 5 यानी 11.3 बाय 2, तो कितना हो गया ये 17.6 बाय 2, क्यों यही आएगा। हाँ, तो ये डिवाइड करो जरा, 8.8, ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट क्यों, इसका 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल से न्यूट्रलाइज हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया। जरा pH देखना क्या आ रहा है, और इसको देख के बताओ कि इस इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन सा इंडिकेटर इंडिकेट कर पाएगा। आपका आंसर होगा फिनोफ्थलीन, क्योंकि फिनोफ्थलीन का जो CTR है वो इस रेंज में आता है ना, 8.3 से लेके 10 तक कलर चेंज होता है उसका, आप सबको पता है। तो एट pH 8.8 आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड phenolphthalein will be suitable indicator to identify, देखो will be suitable indicator to identify this end point, इसको फर्स्ट एंड पॉइंट कहते हैं, बिकॉज प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अगर आप 50 ml के बाद और मिलाएंगे HCl, देखो जब N आपका मालूम है कि Na2CO3 या H2CO3 जो है उसका N फैक्टर 2 है ना, तो आपको मालूम है कि 2 स्टेप न्यूट्रलाइजेशन चलेगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया, देन सेकंड। अब आपका ये ऑपरेशन में आएगा, क्योंकि ये तो फिनिश हो गया। अब हम ले रहे हैं NaCO3।
अब अगर इसके बाद आपने HCl मिलाया तो क्या रिएक्शन होगी, H2CO3 प्लस NaCl, यही बनेगा। अब मान लो NaCO3 के तो इनिशियल मिलीमोल्स कितने हैं, T इक्वल टू 0 पे कितना है, 5 है, ठीक है। मान लो सीधे हम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल लेते हैं, बीच में फिर बफर बनाएंगे, बफर बनेगा। अगर आप 5 मतलब 15 टू 0.1 जब तक इसको 5 नहीं करोगे तब तक बफर बनता रहेगा। तो वो तो आप पेपर में देखो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। उसने कहा कि साहब NaCO3 का 50 ml 0.1 मोलर है और HCl का हमने 20 ml 0.1 मोलर डाल दिया, तो 20 इंटू 1 2 हो गया, ये 5 ये 2 0 0, ये 3 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 2 बफर हो गया। बफर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैंने डायरेक्ट आपको सेकंड, या फिर से हम एडिशनल क्या मिला रहे हैं, बोलिए, एडिशनल हम 50 ml मिला रहे हैं। इसके बाद ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में 50 ओवर हो गया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, तो T इक्वल टू T पे ये फिनिश, कार्बोनिक एसिड बन गई, आपको क्या बन गया बेटा, कार्बोनिक एसिड के मिलीमोल्स आ गए। नाउ अब ये तो वीक डाइप्रोटिक एसिड है, आप सबको पता है। अब इसका पीएच कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, H2CO3 इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड। और मैंने बताया था ऐसे एसिड्स में टोटल एचाइन कंसंट्रेशन हम जनरली फर्स्ट स्टेप से कंसीडर कर लेते हैं। क्या मैंने बताया था आपको, क्योंकि K2 K1 की जो वैल्यू है वो K2 से काफी ज्यादा होती है, आपको तो दिया गया था आई थिंक, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एचाइन होगा वो आ जाएगा रूट ओवर K1 इंटू सी, ये सब आप सीख चुके हो। K1 कितना था बेटा, आई थिंक 5 इंटू 10⁻⁻7, और C कैसे निकालोगे इसका, ये मिलीमोल है, C कैसे निकलेगा, C ऑफ H2CO3, क्या सिखाया था बेटा, बोलिए, मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब ध्यान से सुनो, आगे आई, आपने सोडियम कार्बोनेट का 50 लेके शुरू किया था, ठीक है, और HCl का अब तक कितना ऐड कर चुके हो, तो आपका आंसर होना चाहिए 100। क्यों, 50 ml इसको बनाने के लिए और 50 ml उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो टोटल 150 हो गया बेटा, नहीं समझे, 50 ml तो आपके नीचे बीकर में पहले से Na2CO3 था, पहले 50 ml बनाया डाला तो ये फिनिश होके ये बना, फिर 50 ml डाल रहे हो तो ये फिनिश होके ये बन रहा है, तो 150 कितना आ गया, 1/30, 1/30, तो 1/30 कितना हो जाएगा, देख लो जरा, 1/3 होता है 0.33, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 0.03 रफली, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻⁻2, am I right? या 3.33 जैसा भी ले सकते हो, ठीक है, अप्रोक्स 3.3। तो यहां से ये आ जाएगा रूट ओवर 15, है ना, अगर 3.3 पकड़ते हो तो 15 पॉइंट क्या आएगा, देखो तो जब 3.3 ले लें अगर 16.5 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको इवन में लाना पड़ेगा, है ना, इसको तो क्या कर सकते हो, इसको 10/10 कर दो, 10/10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10/10 से ये अराउंड 10 से इसको 1.65 हो जाएगा, तो रूट 1.65 इंटू 10⁻�8, डन, 10 से डिवाइड किया 1.65, 10 से इंटू 10⁻⁸, रूट 1.414 होता है, तो उससे थोड़ा कम ले लेते हैं इसको एडजस्ट करके, रफली मान लो 1.37 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁴, ये एचाइन आया, तो पीएच कितना आएगा बोलो, पीएच आएगा 4 माइनस लॉग अप्रोक्सीमेटली 1.37 को 1.4 लिख देते हैं, इसको आप 1.4 ले लीजिए रफली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लॉग 1.4 निकालना मैंने बताया हुआ है, 0.14 होता है, तो ये 3.86 के आसपास, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, क्या बेटा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। बताओ ये किस इंडिकेटर से आइडेंटिफाई होगा, कौन बताएगा, ये मिथाइल ऑरेंज से आइडेंटिफाई होगा। मिथाइल ऑरेंज इस रेंज में कलर ट्रांजिशन करता है, तो मिथाइल ऑरेंज will be suitable indicator at this point। तो आपने देखा एक ही टाइट्रेशन में हमें दो इंडिकेटर्स यूज करने पड़ रहे हैं, इसलिए इस टाइट्रेशन को क्या कहा जाता है, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। दिस टाइट्रेशन इज कॉल्ड डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। क्या होता है, टाइट्रेशन हो रहा है और दो स्पीसीज बन रही है, दोनों का जो
पीएच रेंज है, पीएच है, वो अलग अलग रेंज में आ रहा है, तो 2 इंडिकेटर यूज करने पड़ेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। ये मोस्टली जेई एडवांस वगैरह में पूछ लिया जाता है ना क्वेश्चन, मेंस में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एंड टाइट्रेशन करो कैसा आएगा अगर देखें, पीएच और आपका वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो मैं एक रफ आपको ग्राफ बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ HCl आपने क्या क्या ऐड किया था, 0, ठीक है ना, 0 ml। उसके बाद हमने फिर सीधे 25, 50 पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया, 75 एंड देन 100 पे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, यही था। देन 125, 150 एक्सेट्रा। और यहाँ पीएच आपका 1 से लेके समथिंग, स्टार्ट का पीएच तो काफी ऊपर था, है काफी ऊपर था। फिर उसके बाद 50 पे आप जरा वैल्यूज देखो तो बेटा, ये वैल्यूज तो इरेज हो गई हैं, तो वैल्यूज देख के आप इसका ग्राफ बना लोगे। 8.8 आया था फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, 8.8 आया था, और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे अराउंड 3.8 या 3.9 आया था, समझे कि नहीं। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच जो है 8.8 और सेकेंड इक्विवेलेंस का पीएच अराउंड 3.8 या 3.9। एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो इसका ग्राफ आपका अब आप बनाओगे जब, तो 50 पे एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, 8.8। मान लो अगर हम ऐसा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कहाँ तक चाहिए हमें, हो गया अपना पर्पज पूरा, 10 11 12 13 14 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 20 नहीं 50 पे 8.8 समवॉट हियर, ये 50 पे, और 100 पे 3.9 समवॉट हियर, ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। कहीं ऊपर से पीएच शुरू होगा, वो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है ना। इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है और ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। यहाँ पे फिनोफ्थलीन इज सूटेबल इंडिकेटर, SI, और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। अभी मैंने एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स पे पीएच नहीं निकाला है, नहीं तो एग्जैक्ट ग्राफ पता चल जाता अपने को, हर वॉल्यूम पे निकाल लेते। आप चाहें आप मेहनत कीजिए, बफर बना के पीएच फाइंड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल ऑरेंज इज सूटेबल इंडिकेटर। ऑर्गेनिक में हम लोग इसको मिथाइल अल्कोहल को भी ऐसे ही लिखते हैं, बट इट इज नॉट मिथाइल अल्कोहल, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। चलिए बेसिक है इसलिए OH लिखा है बेटा, और ये बेटा बाकी का जो पार्ट है उसको Me से लिख देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का जो केटायन वो Me है, और बेसिक है इसलिए OH लिख दिया गया। तो इस टाइप का आपका ग्राफ समवॉट आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप जब एग्जैक्ट लेके ड्रॉ करोगे ना, तो आपको परफेक्ट ग्राफ समझ में आएगा कि एक्चुअली ये ग्राफ कैसा आएगा। आप बना के देखना, सभी पॉइंट्स पे पीएच निकालना, तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा ये, ठीक है ना। हर पॉइंट की वैल्यू होती है तो अपने को ज्यादा समझ में आता था। चलिए खैर, एक रफ हमें आइडिया लग गया है, इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइट्रेशन का, नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और वो है वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कब कंपाउंड सॉल्युबल होगा, कब प्रेसिपिटेट आएगा, है ना, ये सारी बातें अब हम लोग सीखेंगे। राइट, तो हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले आएंगे सॉल्युबिलिटी, हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये अब हमें टॉपिक पढ़ना है, इसको शॉर्ट में कहते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, दैट इज KSP, ठीक है। अब ये क्या है, पहले तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे
क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड they are classified as number 1 soluble substance जब डिसॉल्व होके अराउंड 0.1 मोलर तक कंसंट्रेशन चला जाए, सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। एक होता है आपका स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस, स्लाइटली, या इनको हम इस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट भी कहते हैं, है ना, स्लाइटली और पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट या सब्सटेंस। और थर्ड आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे ज्यादा ये सॉल्युबल होंगे। अगर डिसॉल्व होने के बाद कंसंट्रेशन 0.1 मोलर तक डिसॉल्व हो जाए तो सॉल्युबल माना जाता है। अगर ये 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर तक डिसॉल्व होता है तो स्लाइटली या पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। और अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम है तो इसे हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ब्रैकेट पे लिख लो, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स, वेरी वेरी लेस सॉल्ट्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट। अब यहां पे अब आप देखिए दो बातें आएंगी आपको सॉल्युबिलिटी में, और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लीजिए हम लोग ये वाला केस पढ़ने जा रहे हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्ट है AB सॉलिड, इसे आपने वाटर में ऐड किया तो ये डिसॉल्व होके क्या बनाएगा, A पॉजिटिव एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, बराबर। AB सॉलिड पहले बनाएगा A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस, गॉट इट। तो यहां से अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव एक्वस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एक्वस आएगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 होगा। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। जितना डिसॉल्व होगा उसके आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, गॉट इट। तो ये है, तो लिखिए देयरफॉर, यहां आ जाएगा देयरफॉर Ksp इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, Ksp इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, K इक्विलिब्रियम मतलब सीधा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना हो गया है, A पॉजिटिव इनटू B माइनस। और ये इक्वल कब होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। लिखो डेफिनेशन क्लियरली, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at constant temperature या at a given temperature the product of, फिर से लिखिए, in a saturated solution at particular temperature और constant temperature, constant इसलिए कहना पड़ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। At constant temperature the product of ionic concentration of an electrolyte, the product of ionic concentration of an electrolyte is called, the product of ionic concentration of an electrolyte is called its solubility product constant. The product of ionic concentration of an electrolyte is called solubility product constant. उसको क्या कहते हैं, solubility product constant, ठीक है। अब नोट लिखिए, आयनिक प्रोडक्ट या इसी को आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्वेशेंट के नेम से पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, रिएक्शन क्वेशेंट Q। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा KSP और आयनिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मान लो फिर वही AB solid gives A positive aqueous plus B minus aqueous, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहें आयनिक प्रोडक्ट, तो ये आयनिक प्रोडक्ट ही एक्चुअली एक QC होता है ना। और ये क्या आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव।
और ये आपको मालूम है नीड नॉट टू बी एट इक्विलिब्रियम। आप सभी को ये पॉइंट पता है, क्यों भाई? नीड नॉट टू बी एट इक्विलिब्रियम। और फिर आपको 3 केसेस पता होंगे, आई होप आप सबको मालूम है। देखिए केस वन ये बताओ कि अगर KSP ग्रेटर देन KSP यानी KC ग्रेटर देन QC हो जाए, या KC ग्रेटर देन QC हो जाए, और अब हम इस टॉपिक की लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि KSP ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट हो जाए, तो बताओ इक्विलिब्रियम इसका किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। KSP ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब कि अगर आपका KSP ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है ना, फॉरवर्ड जाने का मतलब सॉल्युबल हो रहा है ज्यादा, प्रेसिपिटेशन नहीं आ रहा है ना, प्रेसिपिटेशन नहीं आ रहा है। तो इफ KSP ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। अच्छा, केस 2 नोट करें। केस 2 अगर KC लेस देन QC हो जाए तो इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम अगर इसका बैक जाने लगा तो AB सॉलिड बनने लगेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन आने लगेगा। तो KC लेस देन QC का मतलब हो गया KSP लेस देन आयनिक प्रोडक्ट। तो लिख लीजिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, equilibrium will shift in backward direction and thus precipitation will occur, precipitation होने के लिए क्या होना चाहिए? आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन KSP। तो equilibrium will shift in backward direction and thus precipitation will occur and solution is called super saturated solution। आप सब जानते हो इसके बारे में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें अभी और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड, अब हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और केस 3 कि अगर KC इक्वल टू QC हो या KSP इक्वल टू क्या हो? आयनिक प्रोडक्ट हो, तो क्या होगा? सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो। क्या होगा? सॉल्यूशन सैचुरेटेड। इसके आगे यहां पे जस्ट प्रेसिपिटेशन शुरू होना स्टार्ट होगा, जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट जरा भी बढ़ा, इसके आगे गया कि प्रेसिपिटेशन शुरू। तो जब भी जस्ट प्रेसिपिटेटेड की बात की जाए तो ये कंडीशन होगी, प्रेसिपिटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन, नो प्रेसिपिटेशन। तो 3 केस हैं, अनसैचुरेटेड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, सुपर सैचुरेटेड, ऑलरेडी आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर गया है, प्रेसिपिटेट आ रहा है। और अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फिर KC QC के इक्वल है या KSP आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल है, सिस्टम इज अबाउट टू गेट प्रेसिपिटेटेड। एक पार्टिकल भी अब आपने ऐड किया कि प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम केसेस देखेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी के। मैं थोड़ा सा भी पहले बेसिक्स बता दूं, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर KSP का जो वैल्यू होता है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है, वो आपको बताएगा कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है कितनी, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट से हम इक्वेट करेंगे उसको। KSP आपका ज्यादा है तो जब तक KSP ज्यादा है ना, तब तक प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। अब आप लिखिए relation between solubility and solubility product constant। हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में हम कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इन वाटर, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड KSP। अब अलग अलग केसेस देखेंगे। केस 1 AB टाइप सॉल्ट, फॉर एग्जांपल जैसे AgCl है, AgI है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट है
ये सब प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा। गॉट इट। अब इसका देखिए आप कि सॉल्युबिलिटी और केएसपी में क्या रिलेशन आता है। बहुत आसान है, कोई भी एक ले लो, जैसे AgCl ले लिया मैंने। AgCl कैसे ब्रेक होगा बेटा, पार्शियली सॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, यही होगा। गॉट इट। तो अब ये बताइए, अगर इसका 1 मोल डिजोल्व होता तो ये 1 बनते, अगर पूरा डिजोल्व हो जाता, पूरा तो डिजोल्व हो नहीं रहा है। तो अगर मान लो इसका जो भी आपने जितना भी मोल पर लीटर लिया था उसमें सपोज S मोल पर लीटर डिजोल्व हो गया, आई रिपीट, आपने वॉट एवर अमाउंट यू हैव टेकन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आउट ऑफ दैट सपोज S स्टैंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, S मोल पर लीटर डिजोल्व हुआ, तो ये भी S मोल पर लीटर बनेगा। सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, आप समझ गए होंगे, मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन, और ये भी S मोल पर लीटर बनेगा। अब इसका KSP का इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर KSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी थी, S, और क्लोराइड की भी S थी, तो देयरफॉर KSP इक्वल टू क्या आया, S स्क्वायर, S क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, दैट्स इट। तो आपको पेपर में KSP दिया जाएगा, सपोज दिया हुआ है 10⁻⁻10, तो सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁵ मोल पर लीटर। देखो जब सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से कम हो तो वो इस केस में आते हैं, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया बेटा AB टाइप सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का रिलेशन। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट लिखें। इसके बाद अब हम देखेंगे AB2 या A2B टाइप देखेंगे, ठीक है ना, AB2 या फिर A2B टाइप, राइट। नोट करिए पहले फास्ट। देखो केस 2, AB2 और A2B टाइप, A2B केस 2। सॉल्ट कैसा है, अब 3 आयन देगा, मतलब अभी हमने सॉल्ट कैसा लिया था, बाइनरी सॉल्ट लिया था, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व होकर 2 आयन से था। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब A2B टाइप या फिर AB2 टाइप सॉल्ट, मतलब इसको टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, मतलब टर्नरी सॉल्ट्स जो डिसोसिएट होकर 3 आयन्स बनाएंगे। एग्जांपल एक तो सिल्वर Ag2, सिल्वर क्रोमेट ले लो, सिल्वर ऑक्सलेट ले लो, ठीक है ना, समझ रहे हो, सिल्वर क्रोमेट पार्शियली सॉल्युबल होता है, Ag2CrO4, ये A2B टाइप हो गया है ना। AB2 टाइप चाहिए तो PbI2 नोट करिए, ठीक है। फेरस हाइड्रोक्साइड ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, FeOH होल्ड ट्वाइस एक्सेट्रा, सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। गॉट इट। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो Ag2CrO4 ले लिया, Ag2CrO4 कैसे डिसोसिएट होगा, ये ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 माइनस, समझ रहे हो। अब सपोज अगर इसका S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ तो एक 2S मोल पर लीटर बनेगा और ये S मोल पर लीटर बनेगा। गॉट इट। अब इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखो, KSP क्या आएगा, सिल्वर आयन का स्क्वायर इनटू क्रोमेट आयन, है ना। KSP क्या है आप सबको पता होना चाहिए, सब ध्यान रखना, सॉलिड है तो इसलिए KSP इज KC, बेसिकली इट इज KC, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें अपॉन सॉलिड लिखने का लॉजिक नहीं है, एक्टिव मास 1 होता है। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 2S का स्क्वायर इंटू S, ये आ गया 4S क्यूब, इसलिए S क्या है, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय, नोट करिए, S इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। तो ये हो गया बेटा किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट जो कि 3 आयंस बना रहा है। अब हम देखेंगे क्वाटरनरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, AB3 या A3B टाइप, AB3 या फिर A3B टाइप। देखो फटाफट, थर्ड केस 3, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको KSP दिया जाएगा, S निकलवा देगा। अभी हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख रहे हैं, अभी हम सॉल्युबिलिटी के केसेस देख रहे हैं, केसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी में अभी हम सिर्फ
वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, अभी तो बहुत सारे केसेस आएंगे। तो ये केस 2 हो गया। केस 3, AB3 या A3B टाइप सॉल्ट्स कैसे डिसॉल्व होते हैं, यानी क्वाटरनरी इलेक्ट्रोलाइट 4 आयंस बनाएंगे। एग्जांपल्स बताइए इसके। तो आप कहोगे सर इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, है ना, सिल्वर फॉस्फेट आ जाएगा, Ag3PO4 एक्सेट्रा। अब ये कैसे आपके सॉल्युबिलिटी, जैसे मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड लेंगे FeOH होगा, कैसे ब्रेक होगा? बहुत आसान है ये, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। अभी तो हम बहुत सारे केसेस देखने हैं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कैसे अफेक्ट करता है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, बफर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी, है ना, 5-6 केसेस हैं। सभी केसेस पढ़ लोगे फिर आने दो क्वेश्चन, कुछ भी आने दो। बस सबसे जब इजी पेपर बनता है तो ये पूछा जाता है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फेरिक आयन और 3OH आयन, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, तो ये S मोल पर लीटर और ये 3S मोल पर लीटर बनेगा। यार ये बताओ 1 मोल से ये 1 मोल, ये 3 मोल बन रहा है, तो S मोल से ये S मोल और ये 3S मोल बनेगा, सिंपल। तो KSP, इसका KSP क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन का क्यूब होगा, तो ये S इनटू 3S का क्यूब, तो 27S टू द पावर 4। S क्या आ गया? 4 ही आएगा, मैं राइट? हाँ, ठीक है ना। तो ये आएगा 4th रूट ऑफ KSP बाय 27। दिस वुड बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन S और आंसर हमेशा इस फॉर्मूले से जब निकालोगे तो किस यूनिट में आएगा? मोल पर लीटर। कभी कभी एग्जामिनर ग्राम पर लीटर में पूछ लेता है, तो मोल को ग्राम में चेंज करना आप सभी को आता है, ठीक है कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट से इनटू कर दीजिए तो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। मोल क्या होता है बेटा, बोलिए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। नोट करें जरा इसको, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद आपका है, जैसे और केसेस देख लेते हैं। पेंटानरी इलेक्ट्रोलाइट भी देख सकते हो, देयर आर सो मेनी केसेस, आप जा सकते हो पेंटानरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। जैसे मान लो केस 4, वो तो आपको डिराइव करने पड़ेंगे। सपोज दैट आपका केस ऐसा है, A2B3 टाइप है या A3B2 टाइप है, कुछ भी हो सकता है ना, या 5 आयंस बना, देखो इसके आगे पेंटानरी इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल Sp2S3 एंटीमनी सल्फाइड, ये A2B3 टाइप सॉल्ट हो गया, एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है ना। तो इसको आयनाइज करो, Sp2S3 कैसे ब्रेक होगा? एंटीमनी सल्फाइड, ट्वाइस Sb बी पॉजिटिव प्लस थ्राइस S2 माइनस। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ तो ये 2S बनेगा और ये 3S बनेगा। तो KSP क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी जो आयन है उसका स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन का क्यूब, ये आएगा। अब इसका कितना है? 2S, तो 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, तो ये आ जाएगा 108S टू द पावर 5। Therefore S इक्वल टू 5th रूट ऑफ KSP बाय 108। आया समझ? ये आ गया। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ उसकी सॉल्युबिलिटी और KSP में क्या रिलेशन है, तो बहुत आसानी से आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं। निकाल लोगे कि नहीं भाई? हो जाएगा। अब देखो, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताता हूं आपको, केस 5, या एक नोट लिख लो, नोट। मान लो अपने पास ये IIT में सब्जेक्टिव आ चुका है, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले AXBY को आयोनाइज कीजिए, XAY पॉजिटिव, मालूम है ना, X क्या बताता है? A का नंबर और B का चार्ज। क्रिस क्रॉस मेथड देखा है ना बेटा, फॉर्मूला बनाना आता है ये। और YB क्या आएगा? X माइनस, गॉट इट। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये बन जाएगी XS और ये बन जाएगा YS, ठीक है। तो KSP क्या आया बताइए? KSP XS टू द पावर X एंड YS टू द पावर Y।
Isn't it? समझ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? a y पॉजिटिव टू द पावर x इंटू b x नेगेटिव टू द पावर y, ये डेटा सब्सटीट्यूट किया गया, पे आएगा x टू द पावर x, s टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर y। अब s बेस सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s टू द पावर x प्लस y इंटू x टू द पावर x, y टू द पावर y। तो देयरफॉर s क्या आएगा? s क्या आएगा बताइए? x प्लस वाईएथ रूट, ये यहाँ आ जाएगा, ऑफ KSP अपॉन x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y। दिस वुड बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी। यहाँ अगर हमें x और y की वैल्यू पता हो, जैसे देखो SB2S3 वाला केस देखो, जरूरी नहीं है इसको याद रखना, और हम ये 1 मिनट में निकल जाता है। इसका x2 है और y3 है, जरा यहाँ सब्सटीट्यूट करो, 2 प्लस 3 5 फिफ्थ रूट, और 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है, नोट करो। तो इस तरीके से आप लोग इजली फाइंड कर सकते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी। अब मैं 1-2 और स्पेशल केसेस बताता हूं जहां जनरली बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है, नोट नंबर 2, कई बार वो मर्क्यूरस क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पूछ लेता है। मैं बहुत बार आया है और बच्चों ने बहुत एरर किया है, देखिएगा ध्यान से। मर्क्यूरस क्लोराइड, जहां गलतियां होती हैं उसको मैं अलग से बता देता हूं आपको। मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको हम लोग कैलोमल भी बोलते हैं, है ना? कैलोमल कॉमन नेम कैलोमल है। मर्क्यूरस क्लोराइड आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है? Hg2Cl2। अब इसके आयनाइजेशन है। अब जनरली बच्चों को ने अगर ये फॉर्मूला याद करके गए तो कहेंगे सर 2 मर्करी और 2 क्लोरीन, तो 2 + 2 4 और 2 टू द पावर 2 और वो भी 2 टू द पावर 2, तो फटाफट 2 टू द पावर 4 निकाल के सॉल्व कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो कभी पूछ लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप जैसे प्रोसीजर मैंने सिखाया है वैसे ही निकालिए, है ना? देखो रट्टा मार के ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक लिमिट तक ही स्कोर होगा, और एग्जामिनर स्मार्ट है तो आपको स्कोर नहीं करने देगा। Hg2Cl2, देखो मर्क्यूरस आयन आप सभी बच्चों को पता है कि वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, Hg2 मर्क्यूरस Hg+ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, +2 Cl-, गेटिंग और नॉट? ठीक है ना, +2 Cl-। अब इसका देखो, अगर इसका S मोल पर लीटर डिजोल्व हुआ तो ये S और ये 2S बनेगा। KSP क्या आएगा इसका? KSP Hg2 2+ इंटू Cl- का स्क्वायर S इंटू 2S का स्क्वायर यानी 4S3। तो देयरफॉर S इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ KSP बाय, नोट कीजिए। देखा आपने, तुरंत धोखा हो जाएगा अगर आपने इसको 2 आयंस लिख दीजिए, ये भी 2S हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2S का स्क्वायर आ जाएगा, फिर तो 4 16 S टू द पावर 4 और S 4th रूट ऑफ KSP बाय रफली 16, आई थिंक चेक करेंगे, बट वो गलत है। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड समझ गए। एक और देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया थैलियम आयोडाइड TlI3, ये भी बहुत तेजी से एरर करते हैं बच्चे। Let us consider that the thallium iodide is a sparingly soluble salt. Fine. और इसका पूछा उसने कि बताओ KSP और S में क्या रिलेशन होगा, या KSP देके पूछ दे S क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो केसेस बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब गड़बड़ करानी होगी एग्जामिनर को, यही एग्जाम्पल देगा। इससे पहले वाले जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का केस आपने देखा वो सबको आता है, ये स्टैंडर्ड है। ये मालूम है कैसे आयनाइज होता है, कोई बताएगा? ये आयनाइज होता है Tl++I3-। आप सभी को मालूम है, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में याद होगा, आपको मैंने
इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था और वहां बताया था कि थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आप सबको ये याद आ रहा है चिल्ड्रन? तो यहाँ जनरली बच्चे क्या करते हैं, थैलियम और 3I माइनस कर देते हैं, Tl+ और 3I माइनस, बस गया काम से फिर। तो ध्यान रखिएगा इसको, इसकी सॉल्युबिलिटी S KSP इक्वल टू S इंटू S, मतलब S², S क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ठीक है, एक और ले लीजिए, स्टैनिक सल्फाइड, ये कैसे ब्रेक होगा, हालांकि ये गलत नहीं होता है बच्चों का जनरली। स्टैनिक SN4 पॉजिटिव होता है और सल्फाइड 2S2 माइनस। टोटल प्लस और माइनस चार्ज बैलेंस होने चाहिए। अगर इसको भी आप लोग ऐसे कर देते हैं ना, Tl3+ क्रिस क्रॉस वाली टेक्निक लगा के और 3I माइनस, तो चार्ज तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि थैलियम +3 अनस्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मालूम है ना, S 2S KSP इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर यानी 4S3। S क्या आएगा, बोलिए, क्यूब रूट ऑफ KSP/4। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस मैंने आपको बता दिए हैं जहां मोस्टली जब भी एग्जामिनर ट्रैप में लेगा बच्चे फंस जाते हैं, है ना। एग्जामिनर का काम है एकेडमिक धोखा देना और हमारा काम है उस धोखे से स्मार्टली बाहर आ जाना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा केसेस ऑफ solubility of sparingly soluble salts in water, right? sparingly soluble salts जो हैं उनकी solubility बताया मैंने वाटर में। अभी हमने सिर्फ केस 1 देखा है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए न्यूमेरिकल्स तो आप फटाफट बता पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो AgCl की KSP मान लो आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर, सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए 10 पावर -10 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जरा, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, फाइंड द solubility of AgCl in water if KSP of AgCl is 10 to the power -10। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। अभी मैं सबसे इजी केस पढ़ा रहा हूं आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में रियलिटी में सॉल्युबिलिटी आपको आएगी समझ में, मतलब स्टैंडर्ड लेवल की। अभी तो ठीक है, नॉर्मल पेपर में यही आता भी है एक्चुअली, है ना। स्टैंडर्ड केसेस मतलब टोटल 6 केसेस में देखूं अगर, तो शुरू के 2-3 केस तो सभी एग्जाम में आ सकते हैं, बट लास्ट के जो 2-3 केस हैं वो JEE एडवांस के लिए ही है स्पेशली। तो आपसे क्या पूछा गया है कि KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है 10 टू द पावर -10 और सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो आप आराम से AgCl को डिसोसिएट कर लीजिए, Ag पॉजिटिव और Cl माइनस। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S होती तो ये S मोल पर लीटर और ये S मोल पर लीटर बन जाता है, ठीक। तो यहां से KSP क्या आता, KSP आता कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये Kc ही है, आपको बता चुका हूं मैं, S, तो ये हो गया आपका S²। तो देयरफॉर S इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP आएगा कि नहीं। तो KSP 10 टू द पावर -10, तो ये आ गया 10 पावर -5 मोल पर लीटर। अगर आपसे पेपर में देख लेना, अगर ग्राम पर लीटर में पूछा जाए तो आप सबको पता है मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम में वेट क्या आ जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, भाई इतना सब लोग जानते हैं। तो देयरफॉर इस फॉर्मूले से, लेकिन जब भी आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे ऑलवेज रिमेंबर योर आंसर विल बी इन मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर में हो जाएगा 10 पावर -5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl सभी बच्चों को पता है, सिल्वर 108 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। तो ये कितना आ रहा है देखो 143.5, चेक कर लो। सिल्वर 108 प्लस 35, यही आ रहा है, प्लीज वेरीफाई दैट।
हाँ आई थिंक यही आ जाएगा। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 143.5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, नोट करिए प्लीज, नोट करें या इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना चाहते हो तो 1.435 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ग्राम पर लीटर। नोट कर लीजिए। तो पेपर में देख लेना बेटा मोल पर लीटर में पूछा जा रहा है या फिर ग्राम पर लीटर। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। जिसने भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। इफ 10⁻⁻4 मोलर AgNO3, if 10⁻⁻4 मोलर AgNO3, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 2। इफ 10⁻⁻4 मोलर AgNO3 and 10⁻⁵ molar KCl are mixed. देखें, if 10⁻⁴ molar AgNO3 and 10⁻⁵ molar KCl are mixed in volume ratio of 1:4, volume ratio of 1:4, ये भी दिया हुआ है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। 1:4 के वॉल्यूम रेशियो में मिलाया गया है। फाइंड whether precipitation takes place, whether precipitation will take place or not, whether precipitation will take place or not, given KSP of AgCl is given KSP of AgCl is 10⁻⁻10, ये दिया हुआ है। KSP of AgCl कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻10, ठीक, मोलैरिटी स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पूछता है प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, हम कैसे चेक करते हैं प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? एनी आइडिया जेंटलमैन? KSP दिया हुआ, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन बताएगा कुछ? प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ जाए या Q ग्रेटर देन KC आ जाए, इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट होगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में KCl मिलाया बेटा, व्हाटएवर मोलर दिया हुआ है, और इससे बनेगा AgCl और KNO3। वो यही पूछ रहे हैं कि इसका प्रेसिपिटेट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके प्रेसिपिटेट आने की एक शर्त है? कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन सभी बच्चों को पता है क्या है? आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन KSP, या सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो QC ग्रेटर देन KC। अब KC या KSP गिवन है, अब आप समझ गए होंगे हमें QC निकालना है। क्यों हमें क्या निकालना है? QC। QC मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, नीड नॉट टू बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो आयनिक प्रोडक्ट QC और आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। गॉट इट? आइए अब मैं आपको कंसंट्रेशन निकालना सिखाता हूं इनका। आप सभी को पता है कि किस वॉल्यूम रेशियो में मिलाया? 1:4 में मिलाया गया है बेटा, ठीक है। तो 1:4 में मिलाया गया, तो मान लीजिए कि वॉल्यूम इसका V है तो इसका 4V हो जाएगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना है? लेट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कितना है? V है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ KCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 4V, 1:4 में दिया हुआ है। अब आपको निकालना है, जब मिक्स किया तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, तो क्या हो जाएगा? आप सभी को मालूम है मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? इतना टाइट्रेशन पढ़ा आप लोगों ने, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? ये अलग अलग है, अलग अलग रहते तो ठीक है, एक ही में मिक्स कर दिया तो हम कंसंट्रेशन अब तक कैसे निकालते थे?
मिली मोल बाय टोटल वॉल्यूम, सभी बच्चों को पता है मिली मोल ऑफ सिल्वर अपॉन टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर, टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिली मोल कैसे निकालते हैं बताइए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलैरिटी कितनी है इसकी 10⁻⁴। सिल्वर आयन कहां से आएगा, सिल्वर नाइट्रेट से, इनटू वॉल्यूम V, इसका V अपॉन टोटल वॉल्यूम V प्लस 4V, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 5V आ गया। तो 1/5 इंटू 10⁻⁴ यानी 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपका सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन आ गया बच्चों। अब क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी देख लो। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन मिलीमोल ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड किससे मिलेगा, KCl से। तो 10⁻⁵ इंटू इसका वॉल्यूम 4V है। इसका वॉल्यूम कितना है 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल खाली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या आ गया 5V। तो ये क्या आ जाएगा 4/5 कितना हुआ 0.8, 0.8 इंटू 10⁻⁵, है ना। हाँ, तो 8 इंटू 10⁻, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इतना मोलर। अब जरा बताओ कि आयनिक प्रोडक्ट कितना है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट या QC कितना है, आयनिक प्रोडक्ट या QC कितना है बताइए। 2 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो कितना आ गया देखो 1.6, हाँ 1.6 इंटू 10⁻, ठीक है, चेक कर लो जरा, ठीक है भाई। तो यहां से अब आप क्या करो कि वेरीफाई कर लो कि QC ज्यादा है, यानी 10 आएगा, सॉरी -5, सॉरी ये 10 आएगा। आप बताओ कहोगे KSP कितना है, KC 10⁻10 और QC कितना आया, QC कितना है 1.6 × 10⁻10। इसका मतलब है कि QC ग्रेटर देन KC है, या क्या कह सकते हो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है, यही कहोगे, एक ही बात है। जब QC ग्रेटर देन KC होता है तो इक्विलिब्रियम जाएगा बैक, है ना। आयनिक प्रोडक्ट जब KSP से ज्यादा होगा तो देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन विल अकर। नोट कीजिए प्लीज। एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन था ये, जिसमें आपने देखा कि कैसे अगर वॉल्यूम रेशियो में दे दिया जाए क्वेश्चन तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है, प्लीज नोट करें। गॉट इट। तो ये आज हमने बेसिक सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखा। सॉल्युबिलिटी क्या है ना। 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, एक सॉल्युबल, अगर सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू 0.1 आ रही हो, अप्रोक्स 0.1 या उससे ज्यादा आ रही हो। अगर एक होते हैं पार्शियली सॉल्युबल, है ना, जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से 0.1 के बीच में आ रही हो, और एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, SSS, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जिनकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻2 मोलर से S की वैल्यू 10⁻2 से भी कम आए। तो देख लो सब क्या बढ़िया बढ़िया सॉल्युबिलिटी आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हमारा फोकस भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही है। फिर मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी और KSP में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, जनरल इलेक्ट्रोलाइट, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताए जिसमें थैलियम आयोडाइड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मर्क्यूरस क्लोराइड का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जनरली आयनाइज करने में बच्चे एरर कर देते हैं, और एरर हुआ कि फॉर्मूला चेंज हुआ आपका। तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछे गए हैं कि भाई व्हाट इज S और KSP में मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए क्या रिलेशन आएगा। तो अगर आप सही आयोनाइज ही नहीं करेंगे तो फिर गलत ही आंसर आएगा। तो उन एक्सेप्शनल केसेस को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने शायद 1 या 2 न्यूमेरिकल भी किए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से ही रिजॉल्व किया करो, ठीक है। तो कल अब हम अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी, ये तो था सीधे वाटर में डाल दिया कितना डिजोल्व हो गया, तो डायरेक्ट केस था। सॉल्युबिलिटी के हम 5-6 केसेस पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है वाटर में सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो,
तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है, नॉर्मल एग्जाम्स में भी आता है। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड कर दें, पर्टिकुलर पीएच दे दिया जाएगा तो पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ाया था मैंने, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी से रिलेटेड ये भी है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस भी हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन का क्या इफेक्ट होता है ना। तो 5-6 टोटल केसेस हैं, जिसमें स्टार्ट के 3 केसेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और इसके अलावा आपका कॉमन आयन इफेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट रखता है, एंड एक आपका बफर में भी सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन जनरल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट रेयर होता है। बट 2 केसेस वाटर में सॉल्युबिलिटी जो आज आपने सीखा है, और दूसरा एक कॉमन आयन इफेक्ट का कैसे इम्पैक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पे, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, ये 2 केस तो हर बच्चे को, जैसे नॉर्मल भी जेई में नीट टाइप का एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनमें भी इतना तो आना चाहिए, बफर वाला केस भी अच्छे से आना ही चाहिए। जेई एडवांस के लिए आगे के 2-3 केस रहेंगे, वो तो फिर जिन्हें आईआईटी जिनका गोल है उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। कल मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे और फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू।